वेलकम टू रजनीत मेडिकल एजुकेशन। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1 ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज एक्सप्लेन किया था, जिसमें मैंने बताया था कि कॉर्नरी आर्टरी डिसीज या फिर एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, उसके कोजेस एंड पैथोफिजियोलॉजी। इस वीडियो में हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कॉर्नरी आर्टरी डिसीज के क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस या फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या होंगे कॉर्नरी आर्टरी डिजीज CAD या फिर कॉर्नरी हार्ट डिसीज या फिर एथेरोस्क्लेरोटिक हार्ट डिसीज के। जो भी साइन एंड सिम्टम्स कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में देखने को मिलेंगे वो क्यों मिलेंगे? कॉर्नरी आर्टरी डिसीज क्या होता है? जब कॉर्नरी आर्टरी की जो लाइनिंग है, इनर लाइनिंग है, उसमें प्लेक की डिपोजिशन हो जाएगी। प्लेक का मतलब है फैट्स या फिर लिपिड्स के डिपोजिशन होने की वजह से कॉर्नरी आर्टरी में जो ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो रहा था, क्योंकि कॉर्नरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करती है? हार्ट को। हार्ट में भी स्पेशली मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड करती है, जिससे हमारा हार्ट पंप करता है, फंक्शन परफॉर्म करता है। जब कॉर्नरी आर्टरी डिसीज में ब्लॉकेज हो जाएगी, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी, तो ब्लड फ्लो आगे नहीं जा पाएगा मायोकार्डियम में, जिसकी वजह से क्या होगा? इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू मायोकार्डियम। मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी। सपोज ये हमारी कॉर्नरी आर्टरी है एंड ये इस मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है, ये ब्लड फ्लो प्रॉपरली जा रहा है अभी, लेकिन अगर यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन हो गई, प्लेक डिपॉजिट हो गई, तो ये ब्लड प्रॉपरली नहीं जा पाएगा। ये ब्लड थोड़े स्पेस से जाएगा, जिससे मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, और इसको क्या कहते हैं? इस्कीमिया। मायोकार्डियल इस्कीमिया का मतलब है कि जब मायोकार्डियम को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो नेक्रोसिस हो जाएगी, वहां पर जो टिश्यूज है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे मायोकार्डियम के, उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाएगी। जो भी सिम्टम्स आएंगे वो मायोकार्डियम को इनफ ऑक्सीजन, इनफ ब्लड, इनफ न्यूट्रिएंट्स ना पहुंचने की वजह से होंगे। फर्स्ट सिम्टम है चेस्ट पेन। जब भी मायोकार्डियम को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी, चाहे वो पार्शली हो या कंप्लीटली, तो मायोकार्डियम के सेल डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे क्लासिक साइन एंड सिम्टम्स आते हैं, दैट इज चेस्ट पेन। चेस्ट पेन जिसको एंजाइना कहते हैं, ये चेस्ट पेन कैसी होती है? प्रेशर वाली चेस्ट पेन होती है, स्क्वीजिंग होती है, बहुत ही ऐसे लगता है जैसे किसने हैवी वेट रखा हो चेस्ट पर, या फिर कोई हमारी चेस्ट पर खड़ा हो। स्पेशली लेफ्ट साइड और मिडल में चेस्ट की बहुत ज्यादा पेन होती है। ये चेस्ट पेन रेडिएट भी होती है हमारे आर्म, शोल्डर, नेक, बैक, अपर एब्डोमेन, जॉ में भी रेडिएट होती है। नेक्स्ट आता है हमारा शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर डिस्निया। डिस्निया या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ क्यों होगा? क्योंकि अगर मायोकार्डियम को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाएगी तो हार्ट जो है प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। जब हार्ट प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा तो हमारे बॉडी ऑर्गन्स को प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचा पाएगा, जिसकी वजह से ब्रीदिंग प्रॉब्लम आती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि ऑक्सीजन प्रॉपरली नहीं मिल पाती हमारे टिश्यूज को। देन आता है इनएडिक्वेट कार्डियक आउटपुट। जब मायोकार्डियम को ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचेगी तो हार्ट हमारा प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से कार्डियक आउटपुट इनएडिक्वेट होगा। देन आता है एरिथमिया। एरिथमिया इज कि हमारे जो रिदम है, हार्ट की रिदम है, वो एबनॉर्मल हो जाएगी। क्यों होगी? क्योंकि जब हार्ट को प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं जाएगी तो हार्ट के टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस में भी एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलेगी, एरिथमिया देखने को मिलेगा। देन आता है चेंजेस इन ECG। जब हमारे हार्ट डैमेज होगा, हार्ट के टिश्यूज डैमेज होंगे, तो हमारे इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस जो हार्ट की है वो भी इरेगुलर होंगी, जिससे ECG में डिफरेंसेस, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। देन आता है हाई लेवल ऑफ कार्डियक एंजाइम्स। जब भी हमारे हार्ट के टिश्यूज डैमेज होते हैं तो हमारे हार्ट के टिश्यूज जो है कार्डियक एंजाइम्स सिक्रीट करना स्टार्ट कर देते हैं ब्लड में। ये कार्डियक एंजाइम्स का लेवल अगर हाई होता है हमारे ब्लड में तो वो एक इंडिकेटर है कि हमारे हार्ट के मसल्स डैमेज हुए हैं। ये कार्डियक एंजाइम्स क्या होते हैं? ट्रोपोनिन, CKMB दैट इज क्रिएटिन काइनेज MB, मायोग्लोबिन। ये सभी एंजाइम्स कार्डियक एंजाइम्स है, जो कि अगर मसल्स डैमेज होते हैं हमारे हार्ट के तो हमारे ब्लड में इनका लेवल हाई हो जाता है। देन आता है डायफोरेसिस। डायफोरेसिस इज एक्सेसिव स्वेटिंग। एक्सेसिव स्वेटिंग क्यों होगी? क्योंकि हमारा हार्ट प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं कर पाएगा अदर ऑर्गन्स को। अगर हार्ट में प्रॉपर्ली ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, हार्ट प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, डिस्निया होगी, इवन हार्ट अटैक भी हो सकता है। हमको उसका जो साइन एंड सिम्टम है वो क्या देखने को मिलेगा? एक्सेसिव स्वेटिंग।
देन हमारी आती है कॉम्प्लिकेशंस। सो अगर हमारे मायोकार्डियम को इनफ ऑक्सीजन, इनफ ब्लड या न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते बिकॉज ऑफ ऑक्लूजन या फिर ऑब्स्ट्रक्शन, प्लेग की वजह से, प्लेग ने क्या किया है यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन कॉज की है जिसकी वजह से प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा रही, तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर तो पार्शियल ऑक्लूजन है, मतलब प्रॉपरली ऑक्लूडेड नहीं है, प्रॉपरली ब्लॉक नहीं है, कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं है अगर आर्टरी में, कॉर्नरी आर्टरी में, तो लॉन्ग टाइम तक क्या होगा कि हमें चेस्ट, लॉन्ग टाइम से मायोकार्डियम डैमेज हो जाएगी। मायोकार्डियम के अगर कुछ टिश्यूज डैमेज होते हैं तो चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, दैट इज एंजाइना। सो अगर बहुत लंबे समय से उसका हम ट्रीटमेंट नहीं लेते या फिर ये प्लेग बड़ा होता जाता है या फिर अगर ये प्लेग रप्चर हो गया, अगर रप्चर हो गया तो प्लेटलेट्स आएंगे वहां पर रिपेयर करने के लिए, और प्लेटलेट्स भी अलग से क्लोट बनाएंगे और ये क्लोट कंप्लीटली ब्लॉक कर सकता है कॉर्नरी आर्टरी को, जिसकी वजह से क्या होगा, मायोकार्डियम को बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और टिश्यू डेथ ज्यादा हो जाएगी मायोकार्डियम में, जिससे क्या हो सकता है, हार्ट अटैक। सो हार्ट अटैक एक कॉम्प्लिकेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस की। देन आता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर क्या है, अगर एक बार हार्ट अटैक आ गया, हम उसका ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं अच्छे से, हमारा हार्ट क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, ज्यादा मायोकार्डियम डैमेज हो गई है तो हार्ट वीक हो जाएगा एंड सडनली हार्ट हमारा फंक्शन करना बंद कर सकता है, जिसको बोलते हैं हार्ट फेलियर या फिर सडन कार्डियक डेथ। सो मूव ऑन टू डायग्नोस्टिक इवेल्युएशंस ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। सो हम कॉर्नरी आर्टरी डिसीज को कैसे डायग्नोज करेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप आता है कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। सो पर्सन की मेडिकल हिस्ट्री हम लेंगे कि उसकी फैमिली हिस्ट्री तो नहीं है कॉर्नरी आर्टरी डिसीज की या फिर हार्ट अटैक की या फिर डायबिटीज तो नहीं है, और रिस्क फैक्टर्स की हिस्ट्री हम लेंगे, उसकी एज कंसीडर करेंगे, जेंडर कंसीडर करेंगे। देन फिजिकल एग्जामिनेशन, हेड टू टो एग्जामिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे, ब्लड प्रेशर मॉनिटर करेंगे। सो ये फर्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, दैट इज ईसीजी और ईकेजी। सो ईसीजी पर क्या मॉनिटर होता है, ईसीजी हमारे हार्ट की इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस या फिर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। सो ईसीजी ग्राफ पर अगर कोई प्रीवियस हार्ट अटैक आया है या फिर एबनॉर्मल रिदम है या फिर कोई हार्ट अटैक प्रोग्रेस में है तो वो ईसीजी पर मॉनिटर हो जाता है। नेक्स्ट है एकोकार्डियोग्राम। सो एकोकार्डियोग्राम में क्या होता है, हम एको का यूज करते हैं, साउंड वेव्स का यूज करते हैं हार्ट की इमेजेस को गेन करने के लिए। सो हार्ट की इमेजेस हम साउंड वेव्स के थ्रू गेन करते हैं और इसमें हमें हार्ट की क्लियर 3D इमेजेस मिल जाती हैं। देन आता है कॉर्नरी एंजियोग्राफी। सो कॉर्नरी एंजियोग्राफी क्या है, जो हमारी कॉर्नरी आर्टरीज है उसमें हम डाइस को इंजेक्ट करते हैं हमारे ग्रोइन लेग रीजन वाली आर्टरी से या फिर नेक से, हम जो आर्टरीज है उसके थ्रू हम कॉर्नरी आर्टरीज में डाइस को इंजेक्ट करते हैं। नाउ ये जब डाइस है जहां पर ब्लॉकेज है, सपोज अगर कॉर्नरी आर्टरीज में यहाँ पर प्लेक है तो डाई यहाँ पर आकर एक्यूमुलेट हो जाती है एंड एक्सरे में हमें क्लियरली एक डाई एक्यूमुलेट हुई दिखाई देती है। सो डाई जहां पर ज्यादा एक्यूमुलेट होगी, जहां पर थिक होगी, इट मीन्स वहां पर कोई ब्लॉकेज है। सो वो हम एक्सरे से देन विजुअलाइज कर लेते हैं। देन आता है स्ट्रेस टेस्ट। सो स्ट्रेस टेस्ट का क्या मतलब है कि जो स्पेशली जो एंजाइना के सिम्टम्स होते हैं या फिर अगर कहीं ब्लॉकेज है कॉर्नरी आर्टरी में जो कि मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है, तो ये जो ब्लॉकेज है या फिर मायोकार्डियम को जो ब्लड सप्लाई है इसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है जब हम कोई एक्सरसाइज परफॉर्म करते हैं या फिर हम अपने हार्ट को जब ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं, जैसे कि फिजिकल एक्सर्शन कोई भी या फिर कोई इमोशनल स्ट्रेस। सो इन कंडीशंस में क्या होता है, जब भी हम कोई ओवर एक्टिविटी करते हैं और हम अपने हार्ट पर वर्कलोड डालते हैं जिससे कि मायोकार्डियम की ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो जाती है, तो क्योंकि कॉर्नरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है तो जब डिमांड इंक्रीज होती है तो साइन एंड सिम्टम्स क्लियरली दिखाई देते हैं। तो इसलिए हम कई पेशेंट्स जिनको सिर्फ फिजिकल एक्सर्शन जैसे कि स्टेबल एंजाइना में होता है तो फिजिकल एक्सर्शन के दौरान ही जो मायोकार्डियम है उसकी डिमांड इंक्रीज होती है, उसमें हम पर्सन को स्ट्रेस टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे कि उसको ट्रेडमिल पर रन करवाते हैं या फिर एक बाइसाइकिल पर रन करवाते हैं। सो उस केस में हम स्ट्रेस टेस्ट परफॉर्म करते हैं और स्ट्रेस के दौरान जैसे कि जब वो फिजिकल एक्टिविटी कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, उसके दौरान हम उसी टाइम पर ड्यूरिंग दैट टाइम हम ईसीजी लेते हैं पर्सन की, और उस टाइम पर अगर साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हो रही हैं या फिर ईसीजी में कोई एबनॉर्मल रिदम दिखाई दे रहा है, इट मीन्स पर्सन को कॉर्नरी आर्टरी डिसीज हो सकती है।
नेक्स्ट आता है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी या फिर पेट स्कैन बोलते हैं इसको, पीईटी। सो पेट स्कैन में हम क्या करते हैं, हम कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस या फिर ट्रेसर जैसे कि थैलियम, सो थैलियम को हम अपने ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करवाते हैं। जिस पर्सन को कॉर्नरी आर्टरी डिसीज के चांसेस हैं डायग्नोज करने के लिए आईवी रूट के थ्रू हम ब्लड स्ट्रीम में इंजेक्ट करवाते हैं। देन जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है वो हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो जाता है। एंड उसके बाद हम स्पेशल स्कैन से, जिसको बोलते हैं पेट स्कैन, उसके थ्रू हम देखते हैं कि वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस सपोज हमारे ब्लड में डिसॉल्व हो गया है और इस कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। सपोज यहाँ पर ये ब्लॉकेज है, प्लेक बना हुआ है, एथरोस्क्लेरोसिस है यहाँ पर, और ये कॉर्नरी आर्टरी इस मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है। अगर यहाँ पर ब्लड प्रॉपरली नहीं जाएगा ब्लॉकेज के कारण, तो क्योंकि ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हमारे ब्लड में डिसॉल्व हुआ है, तो यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसके आगे, ब्लॉकेज के आगे प्रॉपरली नहीं पहुंच पाएगा, जिसकी वजह से हमें स्कैन में दिख जाएगा कि यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस प्रॉपर अमाउंट में नहीं पहुंचा है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि यहाँ पर कोई ब्लॉकेज है या फिर एथ्रोमा या फिर प्लेक है, जिसके कारण रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आगे नहीं पहुंच पाया। सो दैट इज पेट स्कैन। नेक्स्ट आता है एमआरआई या फिर सिटी स्कैन। एमआरआई इज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड सिटी स्कैन इज कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सो सिटी स्कैन में हमें ज़्यादा अच्छी इमेजेस मिल जाती हैं हार्ट की, आर्टरीज की, और एमआरआई में उससे भी ज़्यादा क्लियर इमेजेस हमें आर्टरीज जो हार्ट की है उसकी मिल जाती हैं। देन आता है डॉपलर अल्ट्रासाउंड। सो इसमें डॉक्टर एक स्पेशल डिवाइस यूज करता है जिसको बोलते हैं डॉपलर। सो ये डॉपलर हमारी आर्म्स या लेग्स में वेरियस साइड्स पर डिफरेंट ब्लड प्रेशर मेजर करता है। सो ब्लड प्रेशर मेजर करके देन ये कितना डिग्री ब्लॉकेज है, कितनी डिग्री की ब्लॉकेज है, कितनी सीवियर ब्लॉकेज है और किस स्पीड से ब्लड फ्लो कर रहा है उन आर्टरीज में, वो हमें डॉपलर अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है। देन हम एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, दैट इज ब्लड टेस्ट। सो ब्लड टेस्ट क्यों जरूरी है? फैट्स और कोलेस्ट्रॉल का लेवल देखने के लिए, लिपिड्स का लेवल देखने के लिए, क्योंकि अगर कोलेस्ट्रॉल हाई होगा तो प्लेक की डिपोजिशन इजीली होगी। सो कोलेस्ट्रॉल का लेवल हमने देखना है। नेक्स्ट है हमारे कार्डियक एंजाइम्स। सो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि अगर मायोकार्डियम डैमेज होती है तो वो एंजाइम सिक्रीट करती है ब्लड में। सो ये एंजाइम्स कौन सी है? ट्रोपोनिन, CKMB दैट इज क्रिएटिन काइनेज, MB, मायोग्लोबिन, C रिएक्टिव प्रोटीन। सो ये एंजाइम्स अगर हमारी मायोकार्डियम हार्ट की डैमेज होगी तो इनका लेवल ब्लड में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट इज सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिसीज। सो जिन पेशेंट में मेडिकेशन से रिलीफ नहीं मिलता, हम उसमें सर्जिकल ऑप्शंस ऑप्ट करते हैं। सो जो कॉमन सर्जिकल ऑप्शंस है, दीज आर द कॉमन सर्जिकल ऑप्शंस। सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। सो इसको कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी या फिर परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी भी बोलते हैं, दैट इज PTCA। इसमें क्या होता है, सपोज ये हमारी कॉर्नरी आर्टरी है और यहां पर प्लेक है। सो हम क्या करते हैं कि एक कैथेटर को इंसर्ट करते हैं। ये कैथेटर हमारे ग्रोइंग रीजन से इंसर्ट हो सकता है, जो फीमोरल आर्टरी है वहां से इंसर्ट हो सकता है। वहां से हम इस कैथेटर को हम एक्सरे की हेल्प से या फिर कोई स्कैन की हेल्प से हम विजुअलाइज करते रहते हैं इस कैथेटर को, एंड ये कैथेटर को हम कॉर्नरी आर्टरी में पहुंचाते हैं जहां पर ब्लॉकेज होती है, जहां पर प्लेक डिपॉजिट होता है। सो सपोज ये एक कैथेटर है। अब इस कैथेटर की टिप पर एक बलून अटैच होता है, इस तरह से एक बलून अटैच होता है। ये बलून इस टाइम डिफ्लेटेड है। जब ये यहाँ पर पहुंच जाता है जहां पर प्लेक डिपोजिशन है, इसको इन्फ्लेट किया जाता है, मीन्स फुलाया जाता है। सो इस तरह से ये जो बलून है देन ये इन्फ्लेट हो जाता है, मीन्स ये फूल जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ये जो प्लेक है ये यहाँ पर दब जाते हैं, मीन्स प्रेस हो जाते हैं या कंप्रेस हो जाते हैं बलून के इन्फ्लेट होने की वजह से, फैलने की वजह से, स्प्रेड होने की वजह से ये जो प्लेक है ये दब जाते हैं। सो इसको कहते हैं कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी, जिसकी वजह से बलून को जब हम इन्फ्लेट करते हैं तो ये जो प्लेक है वो सप्रेस हो जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं। नाउ सेकेंड है कॉर्नरी स्टेंट। अब इसमें कॉर्नरी स्टेंट में क्या होता है, सिमिलरली इसी तरह से हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं और इस बलून के टिप पर समटाइम्स हम क्या अटैच करते हैं, स्टेंट। स्टेंट क्या होता है, इस तरह का ये मटेरियल होता है, नेट लाइक, ये मेटल का हो सकता है
या फिर प्लास्टिक का भी हो सकता है। सो ये डिपेंड करता है कि कौन सा स्टेंट हम यूज कर रहे हैं। स्टेनलेस स्टील का भी हो सकता है। सो ये हम स्टेंट एक यूज करते हैं जो कि एक मैश लाइक जैसे जाली होती है उस टाइप का ये स्टेंट होता है। सो इस स्टेंट को हम इस टिप पर अटैच कर देते हैं, जहां पर जिस तरह से हमने बलून इंसर्ट किया है, और बलून के साथ ही हम एक स्टेंट भी लगा देते हैं। जैसे ही हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं, फुलाते हैं, सो ये स्टेंट भी हमारा इन्फ्लेट हो जाता है एंड ये स्टेंट परमानेंटली यहाँ पर इस प्लेस पर फिक्स हो जाता है। सो इस तरह से ये स्टेंट यहाँ पर फिक्स हो जाता है। जैसे कि अगर ये आर्टरी है, इसके चारों साइड पर मैंने एक मेटल का स्टेंट लगा दिया। सो ये इस तरह से दिखता है। फिर जैसे कि ये आर्टरी है और ये है हमारा प्लेक। तो प्लेक अब दब गया है और इस स्टेंट की वजह से एक नया चैनल बन गया है जिसके थ्रू ब्लड इजीली फ्लो होता रहेगा। सो ये स्टेंट एक परमानेंट सोल्यूशन है यहाँ पर, क्योंकि अगर हम बैलून को डिफ्लेट करते हैं और दोबारा से बैलून को निकाल देते हैं तो हो सकता है कि प्लेक दोबारा अपनी पोजीशन में आ जाए, या फिर प्लेक जहां पर प्लेक था वहां पर और डिपॉजिट हो जाए, प्लेक दोबारा से भी प्लेक बन सकता है। लेकिन जब हम यहाँ पर एक स्टेंट लगा देते हैं, एक मेटल का स्टेंट या फिर किसी भी स्टेनलेस स्टील का स्टेंट लगा देते हैं, जिसकी वजह से एक फ्लो बन जाता है, एक चैनल जो क्लीन चैनल है ब्लड के फ्लो के लिए वो बन जाता है, और परमानेंटली यहाँ पर ये दोबारा जो प्लेक है वो नहीं बन पाता स्टेंट की वजह से। सो स्टेंट एक सोल्यूशन है जिसकी वजह से ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली होता रहता है। जब स्टेंट पोजीशन पर प्लेस हो जाता है जहां पर प्लेक है, तो इस बैलून को डिफ्लेट कर लिया जाता है, इसमें से हवा निकाल दी जाती है और इस बैलून को पीछे दोबारा से खींच लिया जाता है और स्टेंट उसी पोजीशन पर बना रहता है। इसको बोलते हैं कॉर्नरी स्टेंट। और फर्स्ट जो बैलून वाला प्रोसीजर है दैट इज कॉर्नरी एंजियोप्लास्टी। नेक्स्ट हमारा आता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। सो कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में क्या होता है, सपोज ये हमारा हार्ट है एंड ये आयोटा। सो ये हमारी कॉर्नरी आर्टरीज निकल रही हैं आयोटा से, जो कि डायरेक्टली ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही है हमारे हार्ट के मायोकार्डियम को। सो क्या होता है कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में, सपोज इस वाली कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है, यहां पर सपोज ब्लॉकेज है इस कॉर्नरी आर्टरी में, तो क्या होगा कि ये जो कॉर्नरी आर्टरी जिस मायोकार्डियम को सप्लाई कर रही है वहां पर ब्लड नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि इस कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज है। तो कॉर्नरी आर्टरी में जब इस वाली कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज होगी तो हम कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी में क्या करते हैं, हम कोई ग्राफ्ट ले लेते हैं। ग्राफ्ट क्या होता है कि हम अपनी ही बॉडी की आर्टरीज या फिर वेन्स किसी और साइड से ले लेते हैं, जैसे कि हमारे थोरैक्स से, चेस्ट रीजन से कोई आर्टरी या फिर वेन ले ली, आर्म से, लेग से हम आर्टरी या फिर वेन ले सकते हैं जिसको बोलते हैं ग्राफ्ट। और जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है तो हम एक बाईपास बना देते हैं। बाईपास मतलब एक नया रास्ता जिससे ब्लड प्रॉपर्ली उस मायोकार्डियम को पहुंचता रहे, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्शन हो गई तो अब ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो हम एक नया रास्ता बनाएंगे। सो यहाँ से ये हमने एक इसके आगे हमने अटैच किया, ऑब्स्ट्रक्शन से आगे हमने ये नई आर्टरी को अटैच किया। सो ये ग्राफ्ट हमने नया लगा दिया जिसको बोलते हैं बाईपास। अब क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ऑब्स्ट्रक्शन है, ब्लड फ्लो नहीं जा रहा, लेकिन यहाँ से डायरेक्टली ब्लड उस एरिया को मिलता रहेगा। सो इसको बोलते हैं कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। नेक्स्ट हमारा आता है एथरेक्टमी। एथरेक्टमी का क्या मतलब है, जो एथ्रोमा बना है हमने उसको कट करना है, दैट इज एथरेक्टमी, रिमूव करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सिमिलरली जैसे हम कैथेटर इंसर्ट करते हैं उसी तरह से हम कैथेटर पे जैसे हमने बलून को इंसर्ट किया था या फिर स्टेंट को इंसर्ट किया था उसी तरह से ये प्लेक है। सो हम कैथेटर पर, ये हमारा कैथेटर है और इस पर हम एक डिवाइस लगाएंगे। ये डिवाइस क्या होगा, जैसे शेव करते हैं या फिर कट करते हैं किसी चीज को, उस तरह का डिवाइस होगा, कटिंग डिवाइस होगा, या फिर एक छोटी सी ड्रिल लगा देते हैं जिससे क्या होगा कि ये जो प्लेक है वो कट हो जाएगा, वहां से वो हट जाएगा, उसको तोड़कर हमने वहां से निकालना है। सो इस तरह का ये डिवाइस हो सकता है, कटिंग डिवाइस, जो कि इस प्लेक को कट करेगा, या फिर एक छोटी सी ड्रिल भी हो सकती है जो कि आगे हम लगाएंगे इस कैथेटर के। सो ये ड्रिल या फिर कटिंग डिवाइस क्या करेगा, इसको कट कर देगा, ये यहाँ पर जो प्लेक डिपॉजिट हुआ है या एथ्रोमा डिपॉजिट हुआ है जिसको बोलते हैं एथरेक्टमी। So if you understood this video, please like, subscribe and share my channel. Also do support women empowerment. Thank you for watching.